हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब पर पोल क्रिएट किया था कल सुबह, और सेम टाइम पर मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोल क्रिएट किया था फॉर द सेम टॉपिक, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या मुझे हर वीकेंड यानी हर संडे को एक साईफाई स्टोरी टेलिंग सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जिससे कि आप लोग एक जब भी आपको स्टडी कर रहे हैं तो आप जॉयफुल होकर स्टडी करें, मतलब टेंशन फ्री होकर स्टडी करें, और आपको एटलीस्ट बीच बीच में स्टोरीज भी पता हो कि साइंस फिक्शनल राइटर्स ने किस तरीके से एक न्यू इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किए हैं, उसको किस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया है अपनी बुक्स में। तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, उसके लिए थैंक यू। तकरीबन 85 to 90% स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। सो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज के पहले इस सीरीज के एपिसोड में फर्स्ट पार्ट में जो मैं बुक ले रहा हूँ, जिसकी मैं आपको समरी एज वेल एज इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, और फाइनली हमें उस पर क्या सीख लेनी चाहिए, क्या वो चीज़ रियल हो भी सकती है, वो भी लास्ट में बताऊंगा। तो जो पहली बुक है वो है वन ऑफ द फेमस एंड द फादर ऑफ द साई फिक्शनल स्टोरीज, जो कि हैं H.G. वेल्स। कंसिडर किया जाता था इनको कि उस ज़माने में कि ये एक फादर ऑफ साइंस फिक्शनल स्टोरीज़ हैं, यानी कि बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने नॉवेल्स, साइंस फिक्शनल स्टोरीज लिखी हुई थी। हालांकि इनको 4 बार नॉमिनेशन भी किया गया है लिटरेचर की फील्ड में फॉर द नोबेल प्राइज़। तो इनका जो है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है लिटरेचर की फील्ड में, और हमें 3 किताबें जो कि वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं जो वर्ल्ड में, वो हैं द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, जो कि H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है। तो उसमें से मैं अभी आपको द टाइम मशीन, जो कि एक साइंस फिक्शनल स्टोरी है, क्योंकि हम साईफाई पे ही ज़्यादा फोकस रहेंगे जो भी हम स्टोरी बताएंगे, तो जो टाइम मशीन के बारे में आज कंप्लीट समरी प्लस इंटरप्रिटेशन बताऊंगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आपको इसमें इमेजिनरी थिंकिंग पता चलेगी। जब कोई राइटर कोई किताब लिखता है तो कितनी सारी वो इमेजिनेशन करता है, और उसको एक तरीके से रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की तरह शो करता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसा किया है। वो कुछ कैरेक्टर्स को लिखता है जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, रियलिटी में ऐसा कोई हम अर्थ पे सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और जब आप स्टोरी ख़त्म होगी तो अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो, स्टोरी अच्छी लगेगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ इसको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हालांकि ये किसी सब्जेक्ट, किसी इंट्रेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि हैप्पीनेस की, जब बात आती है इन्जॉय की, तो हर किसी का हक है कि वो भी इसको सुन सके, वो उसको समझ सके, स्टोरीज़ उसे भी पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स लिए गए हैं। जो आपके राइटर्स हैं उन्होंने 3 कैरेक्टर्स को डिज़ाइन किया है। पहला जो नरेटर है, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं टाइम ट्रैवलर के बारे में। दूसरा टाइम ट्रैवलर खुद, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट एज वेल एज इन्वेंटर भी हैं, यानी इंजीनियर भी हैं। और तीसरा एक कैरेक्टर है जो कि दूसरी दुनिया में, यानी दूसरे सिविलाइजेशन में है, जहाँ पर टाइम ट्रैवलर जाता है अपनी टाइम ट्रैवलिंग करके। उसमें है वीना नाम की एक लड़की। तो इस कहानी में क्या है, कहानी के अंदर ही एक कहानी है, यानी बेसिकली ये फ्रेम्ड स्टोरी है, यानी एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी है। तो पहली कहानी होती है जो नरेटर्स हम लोगों को बता रहे हैं, और दूसरी कहानी है जो टाइम ट्रैवलर नरेटर और जो गेस्ट आए होते हैं उनको वो बता रहा होता है कि उसके साथ इस पूरे टाइम ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, वो किस किस से मिला है, और क्या उसने एक्सपीरियंसेस किए हैं, वो सारी चीज़ें शेयर करता है। तो कहानी की जो स्टार्ट है, यानी कहानी जहाँ से स्टार्ट होती है वो पार्टी से स्टार्ट होती है, घर से स्टार्ट होता है। तो एक घर में पार्टी हो रही है, किसके घर में, टाइम ट्रैवलर के घर में पार्टी हो रही है, जो कि एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर है, जिसको नए नए इन्वेंशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो डिस्कवरर है, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसके घर से ये कहानी स्टार्ट होती है। तो गाइज, जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक घर से, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही होती है, और वो घर होता है उसी टाइम ट्रैवलर का, उसी इंजीनियर का, जो कि उन सभी गेस्ट को अपने घर पर बुलाया होता है कि हाँ मेरे घर पे पार्टी है, आप लोग आएंगे। तो जो गेस्ट्स में हमारे नरेटर भी हैं, एक साइकोलॉजिस्ट भी है, और एक डॉक्टर भी है, यानी बहुत सारे गेस्ट हैं, जिसमें से कि नरेटर जो कि हमारा एक कैरेक्टर भी है स्टोरी में, और एक साइकोलॉजिस्ट भी है, और एक मेडिकल मैन या डॉक्टर भी है।
तो उस पार्टी, जब वो पार्टी ख़त्म होती है तो ये लोग एक डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन में जो टाइम ट्रैवलर है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है, तो वो अपने गेस्ट को ये समझाता है कि किस तरह से टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है। हम लोग, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें हम स्पेस में करते हैं, तो हम टाइम डायमेंशनल की जो है एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं हम टाइम डायमेंशन को। वो कुछ एग्जाम्पल से उनको समझाने की कोशिश करता है। जैसे वो एक क्यूब के बारे में बताता है कि अगर क्यूब, जिसका एक लंबाई, चौड़ाई और हाइट भी होती है, एक लंबाई भी होती है और एक चौड़ाई भी होती है और एक डेप्थ भी होता है, तो तीनों चीज़ों के साथ साथ उसके पास एक और चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो है समय। अगर हम उस क्यूब को एक 0 सेकंड के लिए मान लेंगे कि वो क्यूब 0 सेकंड के लिए एग्जिस्ट करती है, तो अल्टीमेटली वो क्यूब है ही नहीं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल वो बोलता है कि कोई भी 0 लेंथ की चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। वो समझाता है कि अगर हमें कोई सी भी इवेंट को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, तो हमें टाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक और एग्जाम्पल से वो इसको समझाता है, जिसमें वो एक वेदर के ग्राफ को लेता है और वो कहता है कि देखो, इसमें जो भी टेम्परेचर्स नोट हुए हैं वो टाइम में नोट किए गए हैं, यानी कि आज सुबह कितना टेम्परेचर है, दोपहर में कितना टेम्परेचर होगा और शाम को कितना टेम्परेचर होगा। तब जो मेहमान होते हैं वो एक तरीके से सोच में पड़ जाते हैं कि ये बात जो है क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वो बोलता है कि जिस तरह जो मेहमान हैं उनमें से एक जो नरेटर हैं वो पूछते हैं कि जिस तरीके से हम स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यूयॉर्क टू कनाडा या इंडिया टू चाइना, जैसे ही हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं, वो क्या हम उसी तरीके से टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं? क्योंकि जो टाइम ट्रैवलर है, जो साइंटिस्ट है, उसने ऑलरेडी उन सबको बता दिया था कि टाइम और स्पेस दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दे आर दी सेम, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। हम टाइम को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी से जो क्वेश्चन नरेटर ने पूछा था, उसके जवाब में टाइम ट्रैवलर ने बोला यस, यानी कि हम टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं जिस तरह से हम स्पेस में ट्रैवल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और शंका वाली बात नज़र आती है गेस्ट को कि कैसे। तो इस चीज़ को वो प्रूव करने के लिए छोटा सा एक मशीन अपने लैब से बाहर निकालता है और वो बताता है कि यही एक टाइम मशीन है जो मैंने बनाई हुई है, हम इससे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और वो उन्हीं में से जो गेस्ट है, एक साइकोलॉजिस्ट, उनको बोलता है कि आप इसकी लेवर बटन दबा दीजिए, और जैसे ही वो बटन दबाते हैं वो मशीन वहाँ से गायब हो जाती है। तब जो गेस्ट हैं उनके पास जो शंका थी वो थोड़ी थोड़ी दूर होने लगती है कि हाँ, हो सकता है कि ये मशीन अब दूसरे समय में जा चुकी होगी। और फिर यहाँ पर जो पार्टी है वो जो है ख़त्म होती है। यहाँ तक की जो डिस्कशन है वो ख़त्म करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वीकेंड में जब वो पार्टी होती है, दोबारा जब वो पार्टी में बुलाता है उन सभी गेस्ट को, तो फिर देखते हैं कि जो गेस्ट हैं वो लोग आ चुके हैं, लेकिन जो मेज़बान है, यानी जिसने हमें बुलाया है डिनर पे, वो खुद ही नहीं आया है अभी तक। और जैसे ही वो देखते हैं कि काफ़ी लेट, काफ़ी एग्जॉस्टेड, काफ़ी टायर्ड, वो टाइम ट्रैवलर आता है और सबसे पहले अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाके वो थोड़ी सी शैम्पेन पीता है, फिर फ्रेश होके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो एक स्टोरी बताता है, यानी अब दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है, जो कि टाइम ट्रैवलर अब अपने गेस्ट्स को बताने जा रहा है कि उसने इस वीक के दौरान, इस वीक में टाइम ट्रैवलिंग की है। वो बहुत हज़ारों लाखों साल बाद, यानी आगे चला गया था, फ्यूचर में चला गया था, और वहाँ कौन कौन से इवेंट्स उसने होते हुए देखे, अब वो बयां कर रहा है, अब वो बता रहा है अपने गेस्ट्स को जो वो नेक्स्ट वीकेंड के पार्टी में आए हुए हैं। सो ये जो टाइम ट्रैवलर है अब ये बताता है कि किस तरह से वो टाइम ट्रैवलिंग उसने की है। वो बताता है कि आज सुबह ही, यानी कि आज सुबह ही उसकी जो मेन मशीन है, जो बड़ी वाली मशीन है, वो बन के तैयार हुई है और उसने इसमें टाइम ट्रैवलिंग की है। वो बताता है कि शुरुआत में वो स्टार्ट और स्टॉप बटन दोनों सेम टाइम पर क्लिक करता है, और जब वो अर्थ पे देखता है तो 5 घंटे बीत चुके होते हैं, यानी अल्टीमेटली वो टाइम डायलेट हो गया था उसके लिए। फिर वो अपने गेस्ट को बताता है कि उसने एक बार और स्टार्ट का बटन दबाया और थोड़ी देर बाद जो लैब है उसका वो उससे दिखना बंद हो गया, यानी कि अब वो फ्यूचर में ट्रैवल करने जा रहा था। जब वो उसकी मशीन रुकती है जिस जगह पर, वहाँ बहुत तेज़ आंधी हो रही होती है, बहुत तेज़ आंधी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ उतरता है तो आंधी थोड़ी देर के बाद स्थिर हो जाती है, बंद हो जाती है,
और वहाँ वो कुछ चीज़ें देखता है, काफ़ी यूनिक चीज़ें देखता है, जिसमें से कि एक वाइट कलर का स्टैचू, स्फिंक्स जिसे कहते थे, वो उसे दिखता है, जिसके नीचे एक बहुत बड़ा सा बक्सा भी रखा हुआ है। फिर वो एक देखता है कि कुछ अजीब टाइप के जीव यानी क्रिएचर्स आसपास टहल रहे हैं, जो कि बहुत ही कम छोटे हाइट के लोग हैं और उनकी उम्र भी बहुत कम है, यानी बच्चों जैसी उनकी उम्र है। और वो लोग काफ़ी शांत स्वभाव के लोग हैं, और जो जिन्हें वो नाम दे रहा है जो राइटर है, उसे इलॉय कहा गया है बुक में। इलॉय वो क्रिएचर्स हैं जो कि पैराडिशियल क्रिएचर्स हैं, उनकी हाइट बहुत कम है, उनकी सोच भी उतनी डेवलप्ड नहीं है, वो बच्चों जैसा स्वभाव है उनका, काफ़ी शांत हैं और काफ़ी फ्रेंडली हैं। यानी जब टाइम ट्रैवलर वहाँ पहुँचता है तो वो उसे खाना देते हैं और टाइम ट्रैवलर उनकी भाषा को भी समझने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि किस तरह से जो इलॉइज वो देखता है, वो उनमें से एक उसकी तरफ आता है उसकी तरफ, टाइम ट्रैवलर की तरफ, और उसे टच करने की कोशिश करता है कि क्या ये इंसान जो भी यहाँ पर आया है ये रियल भी है या वैसे ही नकली कोई इमेजिनरी चीज़ है। तो वो काफ़ी अच्छे लोग थे जो राइटर्स ने जिस तरीके से बयां किया हुआ है, खाने के लिए देते हैं उसको, बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है जो टाइम ट्रैवलर है। फिर जो टाइम ट्रैवलर है जो वहाँ उस टाइम में गया हुआ है, वो एक धारणा बनाता है अपने दिमाग में, एक सोचता है कि ये जिस टाइम में आया है ये कम्युनिज्म का एक पीक टाइम है। यानी कि वो देखता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब एक जैसे हैं, सबकी हाइट सेम है, सब बच्चे जैसे ही दिख रहे हैं। तो हो सकता है, और सबके पास जो प्राइवेट घर नहीं है, सब महलों में रह रहे हैं, कोई गरीब नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो टाइम है ये कम्युनिज्म का पीक वाला टाइम हो सकता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ सभी बच्चे हैं, तो उन्हें मतलब एक तरीके से किसी दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं है, दिमाग का कोई डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रगल देख ही नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वो तब सोचता है। फिर वो सोचता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो अपनी मशीन के तरफ जाता है तो मशीन वहाँ से गायब हो चुकी होती है जहाँ वो लैंड किया था। और उसके दिमाग में एक बात आती है कि लेवर तो उसने निकाल दिया था जब वो उतरा था, तो मशीन कहीं नहीं जा सकती, इसी टाइम में मशीन है। तो वो फिर सोचता है कि हो सकता है किसी ने उस मूर्ति के नीचे वाले जो बक्से हैं उसमें रख दिया होगा। तो वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ जा नहीं पाता है। फिर कुछ जो क्रिएचर्स वहाँ पर इलॉइज हैं उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो वो भी नहीं बता पाते हैं और ना ये समझ पाता है। फिर वो उसी रात में एक लड़की जिसका नाम वीना है, वो भी एक इलॉय है, कम उम्र की लड़की, कम हाइट की लड़की, उसे डूबने से बचाता है पानी में। तो वो उसका आभार व्यक्त करते हैं कि हाँ उसने उनके प्रजाति के लोग की एक लड़की की सुरक्षा की है, जान बचाई है। तो फिर वो बोलते हैं कि हम आपका जो मशीन है वो ढूंढने में मदद करेंगे। फिर जब वो टहल रहा होता है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो दो वानर जैसे यानी बंदरों जैसे दिखने वाले एक प्रजाति को देखता है जिसे इलॉइज मॉर्लॉक्स कहा करते थे। और इलॉइज ज़्यादातर मॉर्लॉक्स से डरते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात आती है वैसे ही जैसे हम लोगों में कहा जाता है कि इंसान, कहा जाता है, दैट्स नॉट ट्रू, कि वो भी एक इमेजिनरी थिंग है कि इंसान जो है एक तरीके से जो चिंपैंजी होते हैं वहाँ से डेवलप हुए हैं। और चिंपैंजी इसलिए रह गए क्योंकि वो धरती के नीचे चले गए, और इंसान इसलिए बन गए क्योंकि वो ऊपर आ गए और उन्होंने फिर खाना की तलाश की थी। उसी तरीके से हो सकता है इलॉइज इंसान की तरह दिखने लग गए क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर आ गए थे, और जो मॉर्लॉक्स हैं जो वानर की तरह दिख रहे हैं वो ज़मीन के नीचे चले गए हैं। तो फिर वो इन्हीं के बारे में सोचता है कि हो सकता है कि जो उसकी मशीन है वो मॉर्लॉक्स ही चुरा के ले गए होंगे, क्योंकि मॉर्लॉक्स और इलॉइज में काफ़ी बड़ी दुश्मनी होती है। मॉर्लॉक्स हमेशा इलॉइज को मार के खा जाते थे। तो एक रात वो देखता है कि उसे कुआं जो नीचे है, मॉर्लॉक्स वहाँ उधर की तरफ जा रहे हैं, जितने भी मॉर्लॉक्स हैं, तो वो सोचता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए मॉर्लॉक्स के इलाके में और पता करना चाहिए कि क्या मेरी मशीन वहीं पर है। तो वहाँ मॉर्लॉक्स के इलाके में जाने की कोशिश करता है, और वहाँ वो जो दृश्य देखता है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि बहुत सारे यानी असंख्य, अनकाउंटेड बहुत सारे ही मॉर्लॉक्स वहाँ पर एक मांस जैसा चीज़ खा रहे होते हैं, चीड़ फाड़ कर रहे होते हैं उस बॉडी के साथ। तब वो एक धारणा बनाता है कि जी हाँ, ये हो सकता है कि ये इलॉइज को ही खा रहे हों, क्योंकि जो मॉर्लॉक्स हैं
और इलॉयज़ हैं उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक ही टाइम के क्रिएचर्स होंगे, लेकिन क्योंकि डिवीज़न हो गया, मॉर्लॉक्स ज़मीन के नीचे रहने लगे और इलॉयज़ ज़मीन के ऊपर रहने लगे, तो ये डिवीज़न की वजह से मॉर्लॉक्स इलॉयज़ को मार के खा रहे होंगे। और ये फिर अपने दिमाग में ये बातें सोचता रहता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे वो वीना की मदद लेने की सोचता है, क्योंकि वीना उस इलाके से काफ़ी भली भांति जानती है कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पर है। तो वीना को बोलता है कि मेरी मशीन ढूंढने में वो मदद करे। तो वीना उसके साथ जाती है मॉर्लॉक्स के इलाके में, और वो अपने साथ कुछ माचिस, कुछ चीज़ें जो जलाने की चीज़ें हैं वो लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वीना बताती है उसको, टाइम ट्रैवलर को, कि जो मॉर्लॉक्स हैं वो आग से बहुत डरते हैं। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो मॉर्लॉक्स उन पर अटैक कर देता है। दोनों ही मॉर्लॉक्स जो हैं, बहुत सारे मॉर्लॉक्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। उसके बाद वो भागते भागते एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जो कि एक महल टाइप, ग्रीन कलर, ग्रीन पोर्सलिन की महल टाइप दिख रही होती है, लेकिन असल में जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो एक खंडर म्यूज़ियम निकलता है, जहाँ पर उन्हें कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि और माचिस और मैच बॉक्स और थोड़े कैम्फर मिलता है, यानी कपूर जलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं घरों में, और एक लेवर रॉड टाइप उन्हें मिलती है। तो टाइम ट्रैवलर उसे रख लेता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर वो उसे वेपन के रूप में यूज़ कर सके। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि मॉर्लॉक्स उनके पीछे पड़े हुए हैं तो वो लोग आग जला लेते हैं, जंगल की तरफ भागते हैं फिर वो, और जंगल में जाके आग जला देता है टाइम ट्रैवलर, चारों तरफ अपने आग जला लेता है ताकि मॉर्लॉक्स जो है अंदर ना आ पाए। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ही मॉर्लॉक्स थे तो उसमें एक छोटी सी फाइट टाइप होती है टाइम ट्रैवलर और मॉर्लॉक्स के बीच में, जिसमें बहुत सारे मॉर्लॉक्स, क्योंकि उसके हाथ में लेवर है, रॉड टाइप चीज़ है, तो बहुत सारे मॉर्लॉक्स को वो मार गिराता है। और इसी लड़ाई में वीना की मृत्यु हो जाती है और कुछ मॉर्लॉक्स, जो कुछ एक ग्रुप है मॉर्लॉक्स का, वो वीना को उठा के ले जा चुके होते हैं। इधर जो टाइम ट्रैवलर है वो लड़के थक हार जाता है और वो वहीं सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि वीना वहाँ से गायब हो चुकी है, उसे कोई ना कोई ले गया है और वो वीना की तलाश में इधर से उधर भटकता है। वो पहाड़ी के साइड से जा रहा होता है। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो दोबारा उसी गांव में जाके चेक करेगा, क्या पता वीना गांव में ना पहुंच गई हो। जब वो गांव में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मशीन, उस जो वाइट स्टैचू उसने देखी होती है, उसी के नीचे पड़ी हुई है और वो अपना मशीन वहाँ से लेकर आगे की तरफ रवाना हो जाता है। यानी उसका यहाँ तक का सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब वो और आगे निकल जाता है मिलियंस ऑफ ईयर, क्योंकि जो अभी जो ये यहाँ पहुँचा है वो 8 लाख एडी में पहुँचा है, 8 लाख एडी में पहुँचा है, और वो और यानी 1 मिलियंस 2 बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे निकल जाता है। फिर वो एक जगह रुकता है जहाँ पर वो देखता है कि जो सूर्य की जो रोशनी है, यानी जो सनलाइट है, वो बहुत कम है और जो पृथ्वी का जो रोटेशन है, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो स्टॉप हो चुकी है। और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे देखता है कि फिर वहाँ देखता है कि एक बहुत बड़ा सा केकड़ा जो है वो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है उसे मारने के लिए। फिर वो वहाँ से भी भाग जाता है और आगे निकल जाता है, जहाँ वो देखता है वो अब मिलियंस ऑफ ईयर्स आगे निकल चुका है उस अपनी मशीन को लेकर, और वहाँ एक जगह और पहुँचता है बीच में, यानी अब ये उसकी तीसरी स्टे है। और वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है कि बिल्कुल ब्लैक है, यहाँ एक्लिप्स हुआ पड़ा है, पानी बिल्कुल फ्रीज हो चुकी है और उस पानी में एक फुटबॉल साइज़ की एक ब्लैक कलर की चीज़ फ्लोट कर रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही इमेजिनरी थिंग यहाँ पर ऐड की गई है। अगर पानी फ्रीज है तो वहाँ वो बॉल फ्लोट कैसे कर रही है, अप एंड डाउन कैसे हो रहा है, और उसमें काफ़ी जैसे हेयर टाइप चीज़ें निकली हुई हैं। तो वो सोचता है, लेकिन क्योंकि उसके बाद उसे वो चीज़ वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी परेशान दिखता है वो, फिर वो वहाँ से भी आगे की तरफ निकलता है और फाइनल जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ वो एक चीज़ देखता है जो कि उसे बताती है कि नहीं, लाइफ आगे भी पॉसिबल है। जिसमें कि वो देखता है कि एक पत्थर पर ग्रीन कलर की अलगी लगी हुई है, यानी काई लगी हुई है, जो कि एक प्रमाण है, जो कि एक प्रूफ है कि विदाउट एनिमल लाइफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर वहाँ से वो सोचता है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स जो आगे पहुँचा था, तो अगर दुनिया आज ख़त्म हो भी जाती है तो आगे कभी ना कभी दोबारा लाइफ का जो स्टार्ट है, जो लाइफ है वो स्टार्ट होगा। ह्यूमन लाइफ कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, वो आगे दोबारा स्टार्ट होगा। फिर वहाँ पर उसकी काफ़ी वो थकाव महसूस कर रहा है, थक चुका होता है, चार जगह वो रुका होता है बीच में। वहाँ से वो अपना स्टॉप बटन क्लिक करता है और वापस अपने प्रेजेंट टाइम में जो वो थका हुआ है, हमने स्टार्टिंग में जैसे कहा आपको कि जो गेस्ट हैं उसका वेट कर रहे थे उस पार्टी में, और वो थका हुआ आता है तो टाइम ट्रैवल करके ही आया होता है। और वो थका हुआ है, बहुत ही एग्जॉस्टेड है। फिर फ्रेश होके वो नीचे आके अब ये स्टोरी बता रहा है।
तो अब ये जितने भी गेस्ट्स हैं उसमें नरेटर और एक एडिटर भी है, तो ये दोनों कैब शेयर करते हैं और घर जाते हैं और रास्ते में डिस्कस करते हैं कि हाँ किस तरीके से जो स्टोरी है वो सच भी हो सकती है। तो उससे जो डिस्कशन चल रही थी तो उसमें से जो मेडिकल मैन है वो टाइम ट्रैवल के पास एक फूल देखते हैं, 2 फूल देखते हैं बेसिकली। वाइट कलर का काफ़ी चमचमाता हुआ फूल है, फ्लावर है। तो जो मेडिकल मैन है वो पूछता है कि ये फूल आपके पास कैसे आए, क्योंकि आप तो कुछ भी लेकर नहीं गए थे जैसा कि टाइम ट्रैवलर ने बताया था। तो वो बोलता है ये फूल शायद वीना, जो कि लड़की जिसको उसने डूबने से बचाया था, उसने ही उसकी जेब में रख दिए होंगे और वो यहाँ तक आ चुकी है। तो वो मेडिकल मैन एक रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए ताकि मैं इस पर कुछ रिसर्च कर सकूं, लेकिन जो टाइम ट्रैवलर है वो मना कर देता है कि नहीं, वो नहीं देगा इसे। और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे जो नरेटर है वो घर आता है उस टाइम ट्रैवलर के और वो बोलता है कि क्या आप मुझे कुछ प्रूफ दे सकते हैं जिससे कि आपने टाइम ट्रैवलिंग की हुई है, तो और भी प्रूफ यानी उस फूल के अलावा। तो वो बोलता है मुझे 1 दिन का, यानी टाइम ट्रैवलर रिप्लाई करता है नरेटर को कि मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए, मैं सारे के सारे प्रूफ आपके पास ला के रख दूंगा। और जब वो नरेटर वहाँ से जा चुका होता है और फिर वो अपना बटन दबाता है और फिर से वो उसकी लैब गायब हो जाती है वहाँ से, वो फिर वहाँ से जा चुका है फ्यूचर में। नेक्स्ट डे नरेटर आता है मिलने के लिए ताकि वो प्रूफ ले सके, क्योंकि उसने 1 दिन का वक्त दिया होता है। लेकिन अब नरेटर को 3 साल बीत चुके हैं, वो वापस नहीं आया है। कौन? टाइम ट्रैवलर। तो ये स्टोरी है जो द टाइम मशीन की, जो मैंने आपको समरी में बताई हुई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है किस तरह से एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक मशीन, एक डिवाइस तैयार करता है और अपनी एक इमेजिनरी दुनिया तैयार करता है। जो राइटर है उसने भी एक अपनी इमेजिनरी दुनिया तैयार की है, कुछ कैरेक्टर्स तैयार किए। इलॉयस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ स्टोरी में एग्जिस्ट कर रहा है। और क्या पता, क्योंकि ये साइंस फिक्शनल स्टोरी है, अगर कोई टाइम मशीन बनाता है तो हो सकता है कि ये रियल चीज़ें भी हो जाए। क्योंकि इंटरस्टेलर जैसी मूवी में बताया भी गया है कि ब्लैक होल को किसी ने देखा नहीं था, बट वी हैव नाउ अ इमेज ऑफ ब्लैक होल, वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी हैव अ लॉट्स ऑफ प्रेडिक्शन, जिससे कि हम ये कह सकते हैं 100% कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप सही तरीके से किसी चीज़ को करते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि जो प्रजाति का नाम इलॉय रखा है वो कुछ और हो, लेकिन ये चीज़ तो सही है कि ऐसी सिविलाइजेशन ज़रूर होगी फ्यूचर में जो कि एक आइडियल सिविलाइजेशन होगी, जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स जो हमें आज देखने को मिल रहे हैं वो प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं होगी, वो काफ़ी वेल सेटअप सिविलाइजेशन होगा। तो हमें इस स्टोरी से क्या सीखना चाहिए? हमें सबसे पहले सीखना चाहिए किस तरीके से सोचा जाता है। अगर हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं, कोई भी चीज़ समझते हैं, तो हम उसमें इमेजिनेशन नहीं करते हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो जो भी हम पढ़ते हैं, हम सिर्फ उसे पढ़े नहीं, हम उसको सही तरीके से सोचें, एक इमेजिनरी वर्ल्ड खुद क्रिएट करें और देखें कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं भी पॉसिबल होगा। एटलीस्ट आपने सोचा है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि H.G. वेल्स ने जब ये किताब लिखी थी तो उनको बहुत 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 रिकॉग्निशन मिला था, और वो मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ द फादर ऑफ द साइंस फिक्शनल स्टोरीज माने जाते हैं। तो ये चीज़ है जो इस स्टोरी में थी, और हमें इतना तो इसके शुरुआत, जो स्टोरी की शुरुआत है वो तो हमें ऑलरेडी पता भी है फिजिक्स में कि टाइम इज़ अ 4th डायमेंशन और स्पेस टाइम होता है। हम स्पेस और टाइम को अलग अलग करके नहीं रखते हैं। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन, हालांकि ये स्टोरी कब लिखी गई है? 1896 में, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब दी है? 1905 में। हाँ यस, 1905 में। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1916 में। तो अब आप देख सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को मे बी आई एम नॉट श्योर कि एक मोटिवेशन मिलने का भी एक जरिया रहा होगा। और स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम जिसमें लॉरेंट्जियन है और बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इस पर वर्क किया है, जिससे कि प्रूव कर दिया उन्होंने कि स्पेस टाइम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ H.G. वेल्स की किताब में पहले भी थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी है स्टोरी, आप बुक भी पढ़ सकते हैं फॉर दी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास नहीं है, लेकिन मैंने आपको अच्छी तरीके से स्टोरी समझा दी है क्या थी। और मिलते अपने नेक्स्ट स्टोरी में जो कि संडे को आएगा। बहुत बढ़िया किताब मैं उठाऊंगा। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट में लिख के, मैं उसको पढ़ूंगा पूरे वीक लगा के, और फिर मैं आपको उसकी समरी और इंटरप्रिटेशन दोनों ही बताऊँगा। सो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, सही तरीके से पढ़िए। कोई भी आप मतलब ये नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हैं बैठ के और फिर पढ़ रहे हैं। सो ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।